नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। 2024 का सबसे बड़ा सियासी समर सामने है, लेकिन इससे ठीक पहले बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी का यह दांव क्या है और लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होने वाला है, यह बताने से पहले मैं आपको दो नारे जरूर दिखवाना चाहता हूं। एक नारा है मैं भी चौकीदार। बीजेपी ने यह नारा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले दिया था। दूसरा नारा है मोदी का परिवार। बीजेपी ने यह नारा इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिया है। यह जो दूसरा नारा है वो बीजेपी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़ चुका है, इसके नाम का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। बताते हैं कि 2019 में बीजेपी को मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत में मैं भी चौकीदार वाले नारे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। क्या इस बार मोदी का परिवार वाला नारा वही असर दिखाने वाला है? बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम के साथ ही मोदी का परिवार लिख लिया है। इसकी शुरुआत टॉप लेवल से हुई, फिर इसमें पार्टी के दूसरे नेता शामिल हुए और इस वक्त जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं तो यह कैंपेन जिला और पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों तक ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। $140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। तेलंगाना की धरती से प्रधानमंत्री ने 3 लाइन का मैसेज दिया और देखते ही देखते बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नाम बदल लिया। शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखकर की। इसके बाद एक के बाद एक पार्टी के तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम बदलते चले गए। अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान जैसे सारे बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे लिख दिया मोदी का परिवार। और इसी के साथ बीजेपी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। अपने परिवार के साथ लोग दीपावली मनाते हैं। उन्होंने पहली दीपावली सेना पे मनाई थी, सेना के जवानों के साथ, और परिवार उसी समय छोड़ दिया था। हमारे लिए पार्टी परिवार है, देश परिवार है। मोदी का परिवार वाले नारे पर यह आक्रामकता बता रही है कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर पूरे चुनाव में विपक्ष को घेरती रहेगी, उनकी परेशानी बढ़ाती रहेगी। लेकिन सवाल है कि ये नारा आया कहां से? इसके पीछे है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। दरअसल इंडिया गठबंधन ने कल पटना के गांधी मैदान में साझा रैली की थी। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे और मेजबान की भूमिका में तेजस्वी यादव और लालू यादव भी थे। मंच पर बोलने की बारी आई तो लालू यादव अपनी ही राव में बह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक कर दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की, उन्हें बिना परिवार बताकर हमला किया, तो बीजेपी ने उनके इसी हमले को हथियार बना लिया। सबसे करारा वार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो भी किसी का नाम लिए बिना। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग,
ये मोदी का परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया तो किसी को नहीं बख्शा। उनके हमले के दायरे में पूरा इंडिया गठबंधन आया। अब कांग्रेस पर काउंटर अटैक की जिम्मेदारी डालकर लालू खामोश बैठ गए। इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी। गठबंधन धर्म का तकाजा है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ खड़ी है, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे भी है कि पीएम पर जब जब पर्सनल अटैक हुए हैं, फायदा बीजेपी को ही हुआ है। और ये बात एक बार नहीं बार बार साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब जब पर्सनल अटैक हुए और वो भी ताकतवर बनकर सामने आते गए, उनके खिलाफ किया गया हर हमला बीजेपी के लिए बड़ी जीत का रास्ता तैयार करता रहा। इसके सबूत पिछले 2 चुनाव में दिखाई दे चुके हैं। सवाल यह है कि इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है। चंद दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने जिस अंदाज में मोदी पर मंच से पर्सनल अटैक किया, वो 2019 के चुनाव की याद दिला रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार, चौकीदार। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से लेकर राहुल गांधी के इल्जाम तक सब उसी कालखंड के हैं जब से मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन इनका असर राजनीति की रसायनशाला से निकले उस शोध पत्र के समान है जो बरसों बरस तक अपनी अहमियत का एहसास कराते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तभी से खुद को देश का चौकीदार बताते रहे हैं, लेकिन 2019 का चुनाव आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे, हर रैली में कांग्रेस पर हमलावर रहते थे और वोटर्स को भरोसा दिलाते कि वो चौकीदार हैं और देश का धन लुटने नहीं देंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको भी बोलना है। आपको बोलना है घर घर में चौकीदार। भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार। यही वक्त था जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर था। मोदी ने खुद को चौकीदार कहा तो राहुल को नया नारा सूझ गया। भाई और बहनों, वो आपके चौकीदार नहीं है। किसान के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा? ये जो चौकीदार है ना, चौकीदार 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 कौन है? राहुल गांधी ने जवाबी नारा तो गढ़ लिया, लेकिन उसे मौके की तरह इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2019 को मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च किया और सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ दिया। इस मुहिम ने ऐसा जोर पकड़ा कि बीजेपी के हर नेता और कार्यकर्ता की प्रोफाइल पर मैं भी चौकीदार दिखाई देने लगा। 1 महीने से भी कम वक्त गुजरा था कि चुनाव शुरू हो गए। जब नतीजे आए तो साफ हो गया कि कांग्रेस का नारा बैकफायर कर गया। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और उसे 31.3% वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीट बढ़कर 303 हो गई और उसका वोट शेयर बढ़कर 37.7% हो गई। मतलब पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 21 सीटें और 6.4% वोट शेयर का फायदा हुआ। मोदी के खिलाफ हर पर्सनल अटैक बीजेपी के लिए कैसे फायदेमंद होता है, इसका सबूत 2014 में भी सामने आया था। तब चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया था और बीजेपी ने उसी के सहारे पूरी कांग्रेस को न केवल कटघरे में खड़ा किया था, बल्कि कांग्रेस को 44 सीट पर समेटकर प्रतिपक्ष की नुमाइंदगी के लायक भी नहीं छोड़ा था। चौकीदार चोर है वाले नारे पर राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। बात करते हैं बिहार की, जहां सीट बंटवारे की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। ना तो इंडिया गठबंधन के खेमे की और ना ही एनडीए गठबंधन की। पटना की रैली के बाद इंडिया गठबंधन एक बड़ा संदेश जरूर दिया है, लेकिन बिहार में
प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद सवालों के बादल और घने हो गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी की रैली से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा गायब थे। अब सवाल यह है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सीट बंटवारा बीजेपी और जेडीयू के गले की फांस बन गया है? अगर ऐसा है तो इसका अंजाम क्या होगा? आज मैं आपको इसकी पक्की जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले बिहार में लोकसभा की 40 सीटें ही बता दूं, और एनडीए में 6 दल शामिल हैं। इसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी है। मंथन इस बात का हो रहा है कि किसके हिस्से में कितनी सीट आएगी। एक महीने पहले तक जो फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए, सीट बंटवारे का पेच फिर से उलझ गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की तस्वीर बिल्कुल साफ थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जब रामविलास पासवान भी हुआ करते थे, उनकी पार्टी को 6 सीट मिली थी। तीनों ही पार्टियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 40 में से 39 सीट जीत ली थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पहले जहां एनडीए में 3 दल थे, तो अब 6 दल हो गए हैं, और सबकी ऐसी मांग है कि बीजेपी हाईकमान इसे सुलझा नहीं पा रही है। यही सबसे बड़ा पेच है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि यह परेशानी बहुत बड़ी है। यही वजह रही कि औरंगाबाद के मंच से एक बड़ी बात उन्होंने कही। नीतीश कुमार ने कहा कि आपस में कोई भी विवाद नहीं रहना चाहिए, हर विवाद को मिलकर सुलझाना होगा। पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए। देखिए, एनडीए ने इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। यह तो तभी संभव होगा जब बिहार में भी पिछली बार जैसा प्रदर्शन होगा। इसी के चलते नीतीश कुमार को भी साथ जोड़ा गया, लेकिन यह होगा कैसे, यही सबसे बड़ा सवाल है। सीट बंटवारे में दिक्कत कहां आ रही है, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, पिछली बार बीजेपी की 17 सीट जीती थी। ऐसे में वो 17 सीटों से कम लड़ेगी, यह मानना मुश्किल लग रहा है। इसी तरह जेडीयू ने 16 सीट जीती थी। नीतीश भी इन्हीं 16 सीटों पर दोबारा लड़ना चाहते हैं, और ऐसे में बचती है सिर्फ 7 सीट। अब इन 7 सीटों को 4 पार्टियों में बांटना संभव जैसा लग रहा है, क्योंकि चिराग पासवान सीधे कह चुके हैं कि वो हाजीपुर के अलावा 4 और सीट चाहते हैं। चिराग का दावा है कि वोटर अभी भी उनके साथ खड़ा है। इसी तरह उनके चाचा पशुपति पारस, जो 5 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। पशुपति पारस की दलील है कि एलजेपी के जो सांसद टूटकर उनके साथ खड़े हुए थे, उन्हें दोबारा मैदान में उतारना होगा। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि 3 लोकसभा सीटों पर वो दावा कर रहे हैं। 2014 में जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तब भी 3 सीट पर ही चुनाव लड़ा था। इसमें काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी है। हालांकि दिक्कत यह है कि इन तीनों सीटों पर अभी जेडीयू के सांसद हैं, और चौथे नेता हैं जीतन राम मांझी, जिनके बेटे को पहले ही मंत्री बनाया जा चुका है, और अब वो गया लोकसभा सीट भी मांग रहे हैं। बिहार एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजों पे चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व इस बात की घोषणा कर देगा। 17 तो हम जीते ही थे, 17 तो हमारे हैं ही। पार्टियां कितनी सीटों पर लड़ेंगी, किस पार्टी के सिंबल पर कौन उम्मीदवार रहेंगे, ये आने वाले भविष्य में तय हो जाएगा। लेकिन हम जब बात करते हैं बिहार की, तो 40 सीटों की बात करते हैं। सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार में 400 का 400 सीट एनडीए के झोला में डालने के लिए कट्टे एकदम हर तरह से लोग तैयार है। जिसमें गया के लोग हैं, तो गया का सीट चाहे जिसको भी मिले, वो निश्चित रूप में गया का सीट जिताने के लिए सब लोग आज दृढ़ प्रतिज्ञ हुए। देखिए, जीतन राम मांझी की मांग बहुत बड़ी नहीं है। वो एक ही लोकसभा सीट चाहते हैं, जो उन्हें आसानी से मिल भी सकती है। लेकिन असली परेशानी तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि औरंगाबाद में जब पीएम मोदी रैली करने पहुंचे थे, तो उस मंच से ये दोनों नेता क्यों गायब थे। पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार, पशुपति पारस थे, जीतन राम मांझी थे, लेकिन चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और पशुपतिनाथ पारस के साथ रहने की स्थिति में एनडीए को चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, या फिर नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कोई प्लान सेट कर रहे हैं। इसे इतिहास के पन्नों से भी समझने की जरूरत है। 2019 में
जब लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, लेकिन नीतीश कुमार से अनबन के चलते एनडीए से वो बाहर हो गए। इसी तरह जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो ज्यादा सीटों की मांग पर सहमति नहीं बनी, तो चिराग एनडीए से अलग हो गए और पूरे बिहार में अकेले होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार इसी तरह के स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी को यह भरोसा दे रहे हैं कि चिराग के बिना और उपेंद्र कुशवाहा के बिना भी एनडीए मजबूत स्थिति में है? यह बड़ा सवाल है। इन लोगों को जिस काम के लिए रखा था भारतीय जनता पार्टी वो काम करवा रहा था। अब चूंकि उनके मेन प्लेयर आ गए हैं तो इनको कहीं ना कहीं टीम से बाहर कर दिया गया और ऐसी राजनीति करने वाले बेनकाब हो गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर ये दल एनडीए में रहेंगे तो उनकी सीट कम होनी निश्चित है। ऐसी स्थिति में जेडीयू के मौजूदा सांसदों का टिकट भी कटेगा और वो सांसद बगावत कर सकते हैं। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता अभी भी ऑल इज वेल की बात कह रहे हैं। गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है और जितने दलों ने उस गठबंधन में हिस्सेदारी की है, कोई गठबंधन से बाहर नहीं जाएगा। और जब कई दल इकट्ठे होते हैं थोड़ी दिक्कतें आती हैं, हम इन सारी अड़चनों को पार करके 40 में 40 का रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये पेच कितना उलझा हुआ है जानने के लिए मैं आपको सीधे पटना लिए चलता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, जो आज आपने बड़ी खबर दी कि कहीं ना कहीं एनडीए के सामने एक बड़ी मुश्किल, एक बड़ी चुनौती है। चिराग को भी साथ रखना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ रखना है या साथ नहीं रखना है, क्या यह भी कशमकश चल रही है? कई सवाल है, क्या कहना आपका? देखिए रोहित, जो बातें सामने आई है उसमें एक बात तो तय है कि एनडीए में गायब पॉलिटिक्स चल रहा है। 2019 में पहले 4 पार्टियां थी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हट गए तो 3 पार्टियां आई साथ में और 39 सीटों पर इन लोगों ने दावा ठोका और 40 सीटें जीत भी गए। लेकिन इस बार थोड़ा माहौल अलग है, कॉम्बिनेशन अलग है। इस बार 6 पार्टियां हैं और बीजेपी स्टीयरिंग सीट पर है। तो बीजेपी को तय करना है कि उन्हें कितना सीट लड़ना होगा और बाकी अपने सहयोगी दलों को एक साथ कैसे लाएं। तो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को कहा गया था जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे तब तक कि उन्हें 2 सीटें उनका कंफर्म है, एक और सीट पर बात हो सकती है। तो जाहिर है कि वो पिछली बार 2019 में जब लड़े थे तो उस वक्त में जो सामने बातें आई थी उसको लेकर ये बाहर हो गए थे। लेकिन अब ये लड़ाई है कि एलजेपी, असली एलजेपी का वारिस कौन है। एलजेपी भले ही 2 पार्ट में बट गया हो, लेकिन चिराग पासवान का दावा है कि असली एलजेपी वही है और इस नाते उन्हें 6 सीटों पर उनका दावा बनता है और 6 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। तो जाहिर है कि पशुपति पारस जब अलग हुए थे तो उनके साथ कौन है। तो अभी बीजेपी सबसे ज्यादा काम कर रही है एलजेपी के दोनों यानी चाचा भतीजों को मिलाने की, ताकि मिला करके ही कुछ बात बन जाए और जो बाकी 7 सीटें हैं उस पर एक तरह से विभाजन ठीक तरीके से हो जाए। जीतन राम मांझी गया सीट का इशारा भी कर रहे थे। गया सीट पर उनके बेटे संतोष सुमन ने मांग भी की थी। तो बेटे सुमन को अगर गया सीट मिल जाती है तो शायद एक सीट पर बात बन जाए। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है और सीटों को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक। बिल्कुल प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने बताया कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि 7 सीटों का बंटवारा किया जा सके। देखिए, जब तक नीतीश कुमार एनडीए में थे, एनडीए से अलग थे, तब तक सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी को बीजेपी हाईकमान ने पक्का भरोसा दिया था, लेकिन नीतीश के आते ही समीकरण बदल गए। जनवरी के महीने में ही एनडीए के विरोध में के बीज पड़ने लगे थे। देखिए, 18 जनवरी को दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर बैठक हुई थी। इस बैठक में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए थे। यह वो वक्त था जब नीतीश कुमार के एनडीए में आने की सिर्फ चर्चा हो रही थी। तीनों ही नेताओं से इसी मुद्दे पर मंथन किया। अगर नीतीश एनडीए में आते हैं तो इनकी पार्टियों का भविष्य क्या होगा, यानी संकट की स्थिति तभी से बनने लगी थी जो अब विस्तार ले चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान, इन दोनों ही नेताओं ने पीएम मोदी की रैली में शामिल ना होकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। हालांकि दोनों ही की अगर हम बात करें तो दोनों ही दल अभी भी खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखिए,
ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, क्योंकि एनडीए की जो स्थिति है उस लिहाज से यह लग रहा है कि सीट शेयरिंग में जबरदस्त पेच फंसा हुआ है। पिछले कुछ चुनावों में देखा गया कि बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर महिला वोटर्स पर होता है और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की। इन्हीं योजनाओं के चलते महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा बढ़ा और कई चुनावों में इसका फायदा भी मिला। लेकिन 2024 में ऐसा ना हो पाए, इसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। आज दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक जैसे फैसले हुए हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बजट में ऐलान किया कि वो 18 साल के ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला सम्मान रखा गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। सुक्खू सरकार ने इसका नाम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना रखा है। एक तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना जैसी स्कीम है, जिसका बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा मिला था। एक तरफ विपक्षी दल महिलाओं का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के मोर्चे पर ही बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। हाल ही में बीजेपी ने 195 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा की, लेकिन आसनसोल से भोजपुरी गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाने पर टीएमसी ने इसे मुद्दा बना लिया और महिला सम्मान के मोर्चे पर बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी। दरअसल पवन सिंह के कई गाने ऐसे हैं जिन्हें टीएमसी ने बंगाल की अस्मिता और बंगाली महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी के सर्वे में यह बात भी सामने आ गई थी। जी इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है और यह बड़ी खबर इस वक्त की, जेपी नड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। हालांकि अभी वो चुनकर दोबारा पहुंचे हैं जेपी नड्डा। और इस वक्त की बड़ी खबर,